चलिए, आज हम देखेंगे एसपीडी सामान्य विज्ञान 2025 का फिजिक्स का देखेंगे। जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया गया है, नया एसपीडी बुक का साइंस का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर वीडियो क्यों प्राइवेट कर दिए, तो जरूरी सूचना है कि वीडियो जो था टोटल पेड क्लास का था, इसीलिए वो वीडियो जो था यूट्यूब पे मैं डाल रहा था, लेकिन कुछ कारणवश, ठीक है, चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, जिसके कारण हमको वीडियो को हटाना पड़ा। ठीक है, तो अब जो है आपको कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगा सर वाला। इसीलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। अगर आप लोगों को स्पीडी बुक पढ़ना है और डेली रेगुलर जो टेस्ट होता है ऑनलाइन, वो टेस्ट आपका चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर का पर्सनली जो भी वीडियो होगा, वो वीडियो आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स जो एसपीडी का है, ये चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, अभी नया वैकेंसी आ चुका है, बिहार पुलिस का वैकेंसी अपकमिंग है, चाहे आपका कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। एसपीडी ये 2025 का है और ये टॉपिक वाइज जो दिया गया है वो एसपीडी है। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, वॉइस क्लियर होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग मात्रक एवं इकाई। मात्रक एवं इकाई से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, बायोलॉजी का 2 क्लास में हम कंप्लीट करवा चुके थे, पेज 1 से 10 तक में। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, संपूर्ण बायोलॉजी जो 2 क्लास में हम लोग कंप्लीट करवा चुके थे, और इसको भी जो है हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। अभी जो हम देखेंगे इसका पेज 11 से लेकर के पेज 15 तक देखेंगे। ठीक है, इसमें भी 10 पेज है, तो इसको भी हम 2 क्लास में इसको कंप्लीट करवा के उसके बाद जो इसका एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है, उसको करवाएंगे। ठीक है, तो आइए, पहला है द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए, आगे है आपका भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो भौतिक विज्ञान का पिता आइंस्टीन को कहा जाता है। आगे है ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। आगे है भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो भौतिकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो फ्यूसिस से हुई है। फ्यूसिस शब्द से जो है फिजिक्स भौतिकी की उत्पत्ति हुई है। ग्रीक शब्द जो है फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, तो ग्रीक शब्द जो है, ये कौन सा शब्द है? फ्यूसिस, ये ग्रीक शब्द है। ठीक है, ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, तो हिंदी में प्रकृति होता है। ठीक है, आगे है वर्तमान में मापन का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति कौन सा है, एसआई पद्धति जो है पूरे वर्ल्ड में अभी मान्य है। ठीक है, एसआई पद्धति। आगे है एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया था, तो एसआई पद्धति को आपका जो है 1967 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो एसआई पद्धति में आपका मूल मात्रकों की संख्या 7 है। ठीक है, एसआई पद्धति में संपूरक मात्रकों की संख्या कितना है, तो 2 है, रेडियन और रेडियन। अगला है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये आपका दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी का मात्रक है। याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी का मात्रक है। आगे है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर, या अगर हम इसको मीटर में आपको दिया रहेगा तो 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर हो जाएगा। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 10 पर पावर 12 होगा, और मीटर में पूछेगा तो 10 पर पावर 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पहला मात्रक एवं इकाई को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इस साइड बीच वाला साइड को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस साइड वाला हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है आपका पारसेक है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद 3 अंक दिया गया है, लेकिन आपको कहीं भी कोई भी बुक में 3.26 प्रकाश वर्ष लिखा मिलेगा। ठीक है, समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है, तो समुद्री दूरी किससे मापा जाता है, नॉटिकल से मापा जाता है, नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, आगे है जल की प्रवाह दर को मापा जाता है, यानी जल की जो प्रवाह दर होता है किससे मापा जाता है, क्यूसेक में मापा जाता है। कितना क्यूसेक इसका प्रवाह है, एक क्यूसेक बराबर कितना होता है, तो 28.317 लीटर होता है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
आगे है समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो समतल कोण का मात्रक आपका रेडियन होता है। उसके बाद है घन कोण का मात्रक क्या होता है, घन कोण का मात्रक आपका स्टेरेडियन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं रेखीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो रेखीय वेग का मात्रक जो है आपका क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। रेखीय वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला है दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को मापा जाता है। अगर दो वस्तु है उसके बीच के कोणीय दूरी को जब भी हम मापेंगे तो सेकस्टेंट से मापेंगे, सेकस्टेंट से मापेंगे। ठीक है, आगे है जड़त्व आघूर्ण मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर होता है। आगे है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, तो डॉल्सन से मापी जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, डॉल्सन से मापी जाती है। आगे है प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी। आगे है प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है, प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो लक्स होता है, याद रखिएगा लक्स होता है। आगे है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो केजी होता है। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, ये क्वेश्चन बार बार रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 0.001 होता है। ठीक है, आगे है 0.001 किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। फर्मी मीटर क्या है, तो फर्मी मीटर लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई मापने की न्यूनतम इकाई क्या है, फर्मी मीटर है। आगे है ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। आगे है ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻12 ग्राम होता है। ठीक है, 10⁻⁻12 ग्राम होता है। आगे है 1 फेम्टो बराबर कितना होता है, 1 फेम्टो बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। आप लोग साइंस के रिवीजन के लिए आप लोग ये क्लास देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में दिया गया है, ऑनलाइनर में दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रत्येक चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज दिया गया है। तो आप लोग रिवीजन के लिए ये जरूर क्लास देखिएगा, बहुत फायदे होगा। एक बैरल बराबर कितना होता है, एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। एक गैलन बराबर कितना होता है, तो 3.785 लीटर होता है। ठीक है, और है आगे देखते हैं, आप सेकेंड लाइन में देखेंगे। चलिए, 1 कैरेट बराबर होता है, 1 कैरेट हीरा बराबर क्या होता है, 200 मिलीग्राम होता है। 200 मिलीग्राम होता है 1 कैरेट हीरा बराबर। एक फैदम बराबर कितना होता है, 6 फीट। एक फैदम में कितना फीट, 6 फीट। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण मापन उपकरण। दूसरा टॉपिक है महत्वपूर्ण मापन उपकरण। गैसों का दाब किसमें मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो मैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, आगे है द्रव की श्यानता मापक है, तो विस्कोमीटर। द्रव की श्यानता किससे मापा जाता है, विस्कोमीटर से। आगे है द्रवों के प्रवाह की गति मापक है। द्रवों के प्रवाह की गति मापक है, तो वेंचुरी मीटर। क्या है, वेंचुरी मीटर। इससे आपको कोई भी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा महत्वपूर्ण मापन उपकरण में। ठीक है, आगे है बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा की माप की जाती है, तो नेफोस्कोप से की जाती है। किससे की जाती है, नेफोस्कोप से की जाती है। वाहन की चाल मापा जाता है टैकोमीटर से। वाहन की चाल जो स्पीड होता है किससे, टैकोमीटर से। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापक यंत्र कौन सा है, जो वाहन कितना किलोमीटर चला है उसको किससे मापा जाता है, ओडोमीटर से मापा जाता है। और कितना स्पीड से चल रहा है वो टैकोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, आगे है रक्तचाप मापा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर से। रक्तचाप किसे मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है, सोनार का। ठीक है, सोनार का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है, तो साउंड नेविगेशन एनी रेंजिंग, एनी रेंजिंग। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे है सोनार प्रयोग किया जाता है, तो नौ संचालकों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। सागर की गहराई किससे मापी जाती है, तो फेदोमीटर से मापी जाती है। सागर की गहराई कितना गहराई है। समुद्र तल से विमान की ऊंचाई किससे मापी जाती है, अल्टीमीटर से मापी जाती है, अल्टीमीटर से। सोलर रेडिएशन मापा जाता है। सोलर रेडिएशन किससे मापा जाता है, तो ये पायरेनोमीटर से मापा जाता है, या
आपका जो है दो नाम है, इसको बोल सकते हैं पाइरोहीलियोमीटर या पाइरोनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए परिस्कोप का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर। भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है तो रिक्टर पैमाने पर। किस पे? रिक्टर पैमाने पर। भूकंपीय तीव्रता मापक यंत्र कौन सा है? सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ। पौधे में वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा है? क्रेस्कोग्राफ। पौधा कितना बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसके द्वारा मापा जाता है? तो क्रेस्कोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एमीनोमीटर। एमीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हवा का वेग और उसकी दिशा, किस दिशा में हवा चल रही है, किसके द्वारा मापा जाता है? एमीनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, आगे है दूध उत्पादकों में वसा की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ब्यूटरोमीटर के द्वारा। ब्यूटरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? पॉलीग्राफ। कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है किसी बात को लेकर या नहीं बोल रहा है, उसका पता किसके द्वारा लगाया जाता है? पॉलीग्राफ के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, घूमती हुई वस्तुओं की गति की माप की जाती है किसके द्वारा? तो गायरोस्कोप के द्वारा। अगर कोई वस्तु घूम रही है तो उस वस्तु की गति की माप किसके द्वारा की जाती है? तो गायरोस्कोप के द्वारा की जाती है। अगला है घूमते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन मापा जाता है तो स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा प्रति सेकेंड घूर्णन कितना करती है कोई भी वस्तु? तो स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? तापमान मापा जाता है बोलोमीटर से। अगला टॉपिक है आपका सदिश एवं अदिश राशियां। सदिश एवं अदिश राशियां। अगला टॉपिक है सदिश एवं अदिश राशियां। देखते हैं वैसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, क्या कहलाता है? अदिश राशि। क्या कहलाता है? अदिश राशि। जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, अदिश राशि। और सदिश राशि में परिमाण और दिशा क्या होता है? दोनों होता है। आगे देखते हैं प्रमुख अदिश राशियां। देखते हैं द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, घनत्व, दूरी, ये सब क्या है? ये सब जो है आपका अदिश राशि है। आगे है वैसी भौतिक राशि जिनमें परिणाम तथा दिशा दोनों होता है, क्या कहलाती है? तो सदिश राशि कहलाती है। प्रमुख सदिश राशि देख लेते हैं। वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, भार, ये सब क्या है? ये सब सदिश राशि। इसमें परिमाण और दिशा क्या होता है? दोनों होता है। ठीक है, चलिए आइए चौथा टॉपिक देखेंगे चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण। चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की लंबा दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। शॉर्ट दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, आगे किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या होता है? कहलाता है वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। चाल तथा वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। चाल या वेग दोनों का मात्रा क्या होता है? सेम होता है, मीटर प्रति सेकेंड। वेग और चाल की जब मात्रक समान है तो इसका विमा भी क्या होगा? समान होगा। LT-1 पावर कहिए या -1 कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? ये कोणीय वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? MLT पर पावर -1। आगे है वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? त्वरण का SI मात्रक आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण की विमा क्या हो जाएगा? LT पर पावर -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। आइए पांचवा टॉपिक है बल, आवेग एवं बल आघूर्ण। बल, आवेग एवं बल आघूर्ण पांचवा टॉपिक है। देखते हैं यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। आगे है आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग का मात्रक आपका न्यूटन सेकेंड होता है।
बल एक प्रकार का क्या है? बल एक प्रकार का धक्का, दबाव या खिंचाव है। क्या है बल? तो दबाव, खिंचाव या धक्का क्या है? एक प्रकार का बल है। बल का SI मात्रक न्यूटन। बल का CGS मात्रक क्या होता है? तो CGS मात्रक आपका डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10⁻⁻5 डाइन। बल की विमा क्या होती है? MLT/-2 होती है। बल का गुणनफल मात्रा और त्वरण के बराबर होता है। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। आगे है अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है, तो पृथ्वी के परितः कृत्रिम उपग्रहों की गति क्या है? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अभिकेंद्रीय बल किस दिशा की ओर होती है? तो केंद्र की ओर ये हमेशा लगती है। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाला बल क्या होता है? अपकेंद्रीय बल। जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है उसमें कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, चलिए पेज नंबर 12 देखते हैं हम लोग। पेज नंबर 15 तक करेंगे। ठीक है, तो आवाज आपका क्लियर होगा, एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ सही होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसे सब कुछ आपको सही होगा। ठीक है, चलिए पेज नंबर 12 देखते हैं। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है, तो आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही ये कार्य करता है। ठीक है, दूध निकालने की मशीन और कपड़ा सुखाने की मशीन जो क्या है, किस पे कार्य करती है? आप केंद्रीय बल के कार्य सिद्धांत पर ही ये लोग कार्य करती है। ठीक है, सर्कस में मौत का कुआं का खेल किसका उदाहरण है? तो ये भी आप केंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक है, बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष के परितः घुमाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो बल आघूर्ण कहलाती है। बल आघूर्ण क्या है? बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण की विमा तो M/L/2 T/-2 होता है। ठीक है, अगला है जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है बल आघूर्ण टॉर्क। थोड़ा सा माइक नहीं है तो वॉइस आप लोगों को कहीं कहीं जो है थोड़ा सा कट रहा होगा, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि माइक नहीं है जिसके कारण जो है वॉइस जो है कहीं कहीं पे आवाज कम हो जा रहा होगा, कहीं कहीं पे आवाज थोड़ा सा बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो कुछ चीज भी हम पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा वो गलत सुनाई दे रहा होगा कहीं कहीं पे, क्योंकि वहां पे जो है वॉइस ओवरलेप हो जाता है, थोड़ा सा आवाज कम जाता है। आइए छठा टॉपिक है सरल मशीन। सरल मशीन से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सरल मशीन क्या होता है? सरल मशीन एक युक्ति होता है जिसकी सहायता से हम सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य करते हैं। सरल मशीन उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए सरल मशीन आपका हो गया, पिलास हो गया। कोई भी नट बोल्ट को खोलने के लिए आप देखते हैं आप लोग डायरेक्ट हाथ से खोलते हैं तो नहीं खोलता है, लेकिन वही तरह अगर किसी जैसे रिंच जो होता है उसका खोलने का मशीन जो होता है रिंच, रिंच से हम कोई भी नट बोल्ट को हम कितना आसानी से खोल देते हैं, कस देते हैं। तो वो क्या है? सरल मशीन है। सरल मशीन जो है कोई भी सरल मशीन का प्रयोग करके हम लोग कोई भी कठिन से कठिन कार्य को क्या करते हैं? सरल बना सकते हैं। ठीक है, आसान कर सकते हैं। सरल मशीन कार्य करती है तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ही ये कार्य करती है। सरल मशीन के उदाहरण जैसे उत्तोलक हो गया, घिरनी हो गया, ये सब क्या है? सरल मशीन के उदाहरण है। अब आइए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन है? तो कैंची है, पिलास है, हैंड पंप है, झूला है, कील है, कील उखाड़ने की मशीन, कील उखाड़ने की मशीन, ये सब क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन हो जाएंगे? सरौता, ओपनर, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये सब हो जाएगा द्वितीय। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन है? तो स्टेपलर जिससे हम पिंच मारते हैं, चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल तथा बेलचा, ये सब क्या है? तो ये सब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। आगे है उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने में लगाए गए आयास या बल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं। ये उत्तोलक का आंतरिक लाभ कहते हैं, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं। ठीक है, आइए सातवां टॉपिक है आपका प्रक्षेप गति। थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेते हैं। प्रक्षेप गति, सातवां टॉपिक है प्रक्षेप गति। जब किसी पिंड की क्षैतिज गति से कोण बनाती हुई ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड का यह गति क्या होता है? प्रक्षेप गति कहलाता है। प्रक्षेप गति का उदाहरण जैसे धनुष से छुटा हुआ बाण, तोप से छुटा हुआ गोला, ये सब क्या है? ये सब जो है आपका प्रक्षेप गति है। प्रक्षेप गति का आकार कैसा होता है? तो परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, परवलयाकार होता है।
प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए प्रक्षेपित कितना डिग्री कोण से हम फेंकेंगे कि सबसे अधिक दूरी तक जाएगा, तो 45 डिग्री के कोण से अगर हम कोई भी चीज को फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी तक जाएगा। प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप का कोण क्या होगा, 90 डिग्री अगर होगा तो उसकी ऊंचाई सबसे अधिक होगी। आइए 8वां टॉपिक है घर्षण एवं घर्षण बल। घर्षण एवं घर्षण बल। बल वह जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। आइए सेकेंड लाइन देखते हैं हम लोग। सेकेंड लाइन है मशीन के घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। किसी सरकती हुई वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है, तो सर्पी घर्षण बल कहलाता है। आगे है किसी लुढ़कती हुई वस्तु और सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है, तो लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। आगे है किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे क्या कहा जाता है, तो स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। किस घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, तो ये स्थैतिक घर्षण बल का मान जो है सबसे अधिक होता है। आगे है लोटनिक घर्षण का मान कितना होता है, तो सबसे कम होता है। किसका मान, तो लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है, किसके कारण, तो वायु के घर्षण के कारण। वायु के घर्षण के कारण। आइए थोड़ा सा ऊपर करते हैं पेज को। आगे ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है, किसके कारण, घर्षण के कारण। घर्षण के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम पैदल चल रहे हैं तो किसके कारण, घर्षण के कारण ही। घर्षण के बिना आपका कोई काम करना असंभव है। ठीक है, वो संभव है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक तेल का आपका प्रयोग किया जाता है। नंबर टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम एवं जड़त्व से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हम लोग उसको देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। प्रिंसिपिया पुस्तक को किसने लिखा, तो प्रिंसिपिया पुस्तक को न्यूटन ने लिखा। न्यूटन के गति के नियमों का प्रतिपादक कौन है, तो न्यूटन। गति के नियमों का प्रतिपादक कौन है, न्यूटन। न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार क्या है, तो कोई गतिमान स्थिर या वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये प्रथम नियम है इसका। क्या है प्रथम नियम, तो कोई भी गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिति अवस्था को तब तक परिवर्तन नहीं कर सकती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है। आगे है न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहलाता है, तो ये गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहलाता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम। आगे है जड़त्व के नियम की खोज किसने की, तो गैलीलियो ने की। बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिरता है, किसके कारण, तो विराम के जड़त्व के कारण। ठीक है, किसके कारण, तो विराम के जड़त्व के कारण। बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकता है, किसके कारण, तो गति के जड़त्व के कारण। डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है, किसके कारण, तो विराम के जड़त्व के कारण। विराम के जड़त्व के कारण। थोड़ा सा पेज को ऊपर करते हैं। वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई क्या है, तो द्रव्यमान। वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई द्रव्यमान। बल की परिभाषा किससे प्राप्त होती है, तो गति के प्रथम नियम से जो है बल की परिभाषा प्राप्त होता है। न्यूटन के गति के दूसरा नियम क्या कहता है, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है, तो किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो है उस वस्तु पर लगे बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। आगे है बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है, तो न्यूटन के गति के दूसरा नियम से ही जो है बल का सूत्र प्राप्त होता है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है F बराबर ma। किसका, जो बल के दूसरे गति के नियम है उसी से प्राप्त होता है F बराबर ma। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के गति के तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया
होती है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? प्रतिक्रिया कारण है। जितना बल आप लगाइएगा उस पे मारिएगा उतना बल जो है आपका वो पत्थर भी लगाता है। इसीलिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है तीसरे नियम को। आगे है गति का प्रथम नियम का समीकरण क्या है? तो v बराबर u प्लस ए टी। और दूसरा ये तीनों आपको है याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये दोनों जो है इसका इंपॉर्टेंट है। नंबरिकल भी बनाइएगा तो उसमें भी आपको ये इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, गति का दूसरा समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। गति का द्वितीय समीकरण का संबंध प्रदान करता है तो वस्तु के स्थिति एवं समय के बीच वस्तु के, ये जो गति का दूसरा समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये वस्तु के स्थिति के समय और स्थिति, वस्तु के कोई भी वस्तु है उसका स्थिति और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, आइए 10वां टॉपिक है संवेग एवं भार। संवेग एवं भार, संवेग एवं भार देखेंगे उसको। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। संवेग का मात्रक क्या है? तो संवेग का मात्रक आपका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। संवेग की बीमा क्या होगा? एम एल टी पर पावर माइनस टू हो जाएगा, टी पर पावर माइनस टू हो जाएगा। आगे है संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा, अपरिवर्तित रहेगा। यही संवेग संरक्षण सिद्धांत का अनुसार कहा गया है। आगे है रॉकेट का गति उड़ना कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो इस संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त किसमें होता है? तो रॉकेट में होता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है क्या कहलाता है? भार कहलाता है। क्या कहलाता है? भार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल या भार दोनों का मात्रक क्या होता है? समान होता है। 1 केजी बराबर कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है। भार यानी किसी वस्तु का भार कम होता है विषुवत रेखा पर। कोई भी वस्तु है उसका भार कहाँ पे कम होगा? विषुवत रेखा पर जब भी वो रहेगा तो उसका भार कम हो जाएगा। वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ होगा? तो वस्तु का भार जो है सबसे अधिक आपका ध्रुव पर रहता है, ध्रुव पर। और वस्तु का भार शून्य कहाँ पे होगा? तो केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार क्या होगा? शून्य होगा। और सबसे अधिक भार कहाँ होगा? तो ध्रुव पर होगा। और सबसे कम भार कहाँ पर होगा? तो विषुवत रेखा पर होगा। आप लोग को याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है आपका। ठीक है, आगे है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का क्या होता है? 1/6 गुना होता है। कोई भी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर के भार का चंद्रमा पर क्या होगा? 1/6 गुना होगा। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर अगर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? 1/6 होगा, 1/6 होगा। ठीक है, 1/6 होगा तो कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन होगा। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार क्या होता है? शून्य होता है। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार क्या होता है? शून्य होता है। अगला है चंद्रमा का द्रव्यमान और पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है? 1/81वां भाग होता है। ठीक है, 1/81वां भाग होता है। अगला है आपका कार्य एवं ऊर्जा। 11 नंबर टॉपिक है कार्य एवं ऊर्जा। कार्य एवं ऊर्जा, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापन करना क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है, बल गुना विस्थापन होता है। ठीक है, आगे है कार्य में क्या होता है? तो कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं पेज नंबर 13 की ओर। पेज नंबर 15 तक हम लोग करेंगे। कार्य क्या होता है? कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कैसा है? मात्रक जूल। सीजीएस मात्रक अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10 पर पावर 7 अर्ग। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, तो कोई भी वस्तु का किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। कोई भी पिंड के द्वारा किया गया कार्य जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग जो होता है उस पर निर्भर
नहीं करता है। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। अगर कोई भी वस्तु का विस्थापन अगर शून्य है तो उस पर लगने वाले चाहे कोई भी बल है उसका कार्य क्या होगा, शून्य होगा। कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगाने पर क्या होता है, वस्तु वस्तु क्या होता है, विस्थापित होता है। अगर कोई दीवार को आप धक्का दे रहे हो, अगर दीवार वो नहीं गिरा तो आपका कार्य क्या होता है, शून्य होता है। जब तक दीवार ना गिरेगा तब तक उसका कार्य क्या होगा, शून्य माना जाएगा। जब दीवार, अगर किसी दीवार को आप धक्का दे दो, अगर वो दीवार गिर गया तब हम लोग समझेंगे कि उस पर कार्य हुआ है। ठीक है, ये साइंस के अनुसार है। ठीक है, चलिए, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। अगर कोई वस्तु जो है वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है, क्या है कि जहां से किसी वस्तु को हम घुमाते हैं अगर वो वहीं आकर के स्टॉप होती है तो उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा, तो उसका कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, कार्य ऋणात्मक कब माना जाएगा, तो जब विस्थापन जो है बल के विपरीत दिशा में होगा तो उसका जो है कार्य ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा की SI मात्रा जूल। 1 ग्राम वसा को उत्पन्न करने में ऊर्जा क्या होता है, कैलोरी। कैलोरी कैलोरी याद रखिएगा, कैलोरी। किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। खींचे हुए धनुष के तार, खींचे गए रबर बैंड तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या होती है, आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में क्या कौन सा ऊर्जा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। याद रखिएगा, हाफ mv²। आप लोगों को वॉइस क्लियर जा रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, पेज ऊपर करते हैं। जिनको भी रिवीजन करना है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आप लोग बहुत ही कम समय में और चैप्टर वाइज आप लोग साइंस को रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बहते जल में धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहित ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। बढ़ती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा क्या होगी, कि इसमें गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा होगी। किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसका गतिज ऊर्जा, तो अगर द्रव्यमान दोगुना कीजिएगा तो उसका गतिज ऊर्जा सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे है, संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगा, 4 गुना होगा। अगर कोई संवेग को आप दोगुना करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुनी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकेंड लाइन। स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योग क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा। कहीं कहीं आप सूत्र देखे होंगे, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाओं के योग क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम है। लेंज का नियम क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का है। ठीक है, लेंज का नियम परिणाम क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का है। 11वां टॉपिक है शक्ति यानी पावर। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेते हैं, देखने में सही रहेगा। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। शक्ति कैसा ही मात्रा है, वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल/सेकेंड होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। विद्युत ऊर्जा में संयंत्रों की क्षमता प्रदर्शित किसमें किया जाता है, मेगावाट में किया जाता है। 1 मेगावाट किसके बराबर होता है, 1000 किलोवाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। साधारण मनुष्य की शक्ति कितनी होती है, 0.05 से 0.1 HP तक होता है। आइए 12वां टॉपिक देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण व गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वाकर्षण व गुरुत्वीय त्वरण। थोड़ा सा पेज को हम लोग ऊपर करते हैं। चलिए आगे है, बल जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है क्या कहलाती है, कौन सा बल, गुरुत्व बल के कारण। दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये सब कलर हो जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, छोटी जी, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि छोटी जी का मान हमेशा कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा।
आगे गुरुत्वाकर्षण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होगा, ध्रुव पर होगा। जी का मान सबसे कम कहाँ पर होगा, तो विषुवत रेखा पर होगा। और जी का मान शून्य कहाँ पर होगा, पृथ्वी के केंद्र पर जो आपका जी का मान शून्य होगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना होगा, तो 1/6 गुना होगा। गुरुत्वाकर्षण जी किस पर निर्भर नहीं करती है, तो ये द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान और आकार पे गुरुत्वाकर्षण का मान निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, जब भी जो है ऊपर जाएगा पृथ्वी की सतह से तो घटेगा, क्या होगा, घटेगा। आगे है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाएगी ये निगेटिव निगेटिव होगा, क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। अगर ऊपर से तो नीचे अगर आएगा तो पॉजिटिव। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है, किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने किया था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है, ये क्वेश्चन जो है आपका रेलवे एएलपी 2025 में जो एग्जाम हुआ है 24 लास्ट में, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। 6.67 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आगे है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं का गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, समान होगा, ठीक है। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ कब प्रतीत होता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो क्या होता है, आपका वजन जो क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। आगे है, लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ कब प्रतीत होगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो वजन घटा हुआ महसूस होता है। नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, शून्य होगा। जब पिंड एक समान वेग से ऊपर की ओर नीचे जाता है तो इस दिशा में भार में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा, जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है, एक समान वेग से, तो इसका दिशा में भार क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है, शून्य गुरुत्वाकर्षण क्या कहलाता है, भारहीनता को ही शून्य गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है। इसको तो भारहीनता को, आइए थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेते हैं हम लोग। मुक्त या स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होगा, शून्य होगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा, वो परिवर्तित रहेगा। अगर किसी वस्तु को हम ऊपर से गिराएंगे तो उसका भार क्या होगा, कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा, वो परिवर्तित रहेगा। अगला है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भारी की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, लोहे की गेंद पहले गिरेगी और लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक है। जिसका वजन ज्यादा होगा वो पहले गिरेगा, जिसका वजन कम होगा वो बाद में गिरेगा। अगला है, हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, वो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। अगर हवा, जहाँ पे हवा नहीं है वहां पर जब हम लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से अगर हम गिराते हैं, वो दोनों क्या होगा, एक समान एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। अगला है, 13वां टॉपिक, कृत्रिम उपग्रह एवं पलायन वेग से संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करने वाला आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं पिंड, उसको क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ग्रहों के गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था, केपलर ने किया था। भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है। भू स्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल कितना होता है, 24 घंटे का होता है। संचार उपग्रह प्रायः स्थापित किए जाते हैं तो भू स्थिर कक्षाओं में ही ये जो है स्थापित किए जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार कितना होता है, तो शून्य होता है, 0 होता है। उपग्रहों की चाल किस पर निर्भर नहीं करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है तो सौर सेल। आगे देखते हैं, पेज नंबर 14 होगा लगभग ना। चलिए पेज नंबर 14 देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद एक और पेज बचेगा, लास्ट पेज, और एक क्लास और होगा जिसमें फिजिक्स आपका पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट, मात्र 2 क्लास में, ठीक है। आप लोग आराम से कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए देखते हैं, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है क्या कहलाता है, पलायन
वेग कहलाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर किसी वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से फेंकते हैं तो वो वस्तु जो है फिर दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। ठीक है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान क्या होगा? तो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। पलायन वेग कक्षा वेग का कितना होता है? तो √2 गुना होता है। अगला टॉपिक है 15वां टॉपिक होगा दाब। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। दाब का सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। दाब का सही मात्रक पास्कल, जिसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। पेज थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। आगे है 1 पास्कल बराबर होता है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब की विमा कितना होता है? m L/-1 T/-2 होता है। दाब किस पर निर्भर करता है? तो हमेशा ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल कम होने पर दाब क्या होगा? अधिक लगेगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घटेगा। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है, जिसके कारण जो है आपस में चिपक जाते हैं। अगला है द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। अगला है जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर रहता है। अगला है 16वां टॉपिक वायुमंडलीय दाब। पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और देखते हैं वायुमंडलीय दाब क्या है। तो पारे के 760 मिमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब होता है। समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। अगला है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होता है? तो बार होता है। बार, एक बार बराबर कितना होता है? 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठाकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। थोड़ा सा आपको कट रहा होगा तो पेज को हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि ऊपर जो है वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण जो है आपका पेन क्या होता है? रिसने लगता है, स्याही जो है आपका निकलने लगता है। चलिए थोड़ा सा पेज को ऊपर किए हैं। आगे देखते हैं। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाइयां होती है। ऊपर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण जो खाना बनाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला है बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना क्या संकेत देता है? आंधी और तूफान आने का संकेत। अगर धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होने का। जब भी बैरोमीटर के पाठ्यांक धीरे धीरे अगर गिर रहा है तो इसका संकेत है कि वर्षा होने का संभावना है। और बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ना किसका संकेत देता है? तो मौसम साफ रहने का संकेत देता है। ठीक है। आगे है वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। अगला है अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ताप बढ़ाने पर अपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? तो बढ़ती है। अगर ताप को हम बढ़ाते हैं तो अपेक्षिक आर्द्रता भी क्या होगी? बढ़ेगी। आइए थोड़ा सा पेज को ऊपर करके हम लोग 17वां टॉपिक हम लोग देखते हैं। उत्प्लावन बल एवं उत्प्लावकता। उत्प्लावन बल या उत्प्लावकता, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए बस 5 सेकेंड। थोड़ा सा मोबाइल में कॉल आ गया है, उसको साइलेंट करते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए सॉरी। आइए आगे बढ़ते हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। जब कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होता है। किसके कारण? तो उत्प्लावन बल के कारण प्रतीत होती है। ठीक है।
आगे है लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लावकता या पलवन का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। पलवन के नियम के अनुसार क्या है? तो संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। ठीक है। अगला है उत्प्लावक बल निर्भर करता है तो द्रव के घनत्व तथा द्रव में डूबी हुई वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। आगे है अतिपिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वह पिंड उस द्रव में क्या होगा? डूब जाएगा। ठीक है। चलिए पेज को थोड़ा सा आगे करते हैं। 17वां टॉपिक है घनत्व। उसके बाद एक पेज और करेंगे, मात्र 5 पेज आगे करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग विशेष बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए 17वां टॉपिक है आपका द्रव। द्रव देखते हैं किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व कैसा ही मात्रा है? केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। घनत्व की बीमा तो एम एल पर पावर -3 होता है। अपेक्षित घनत्व मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जल में अशुद्धियां या लवण मिलाने पर जल का घनत्व क्या होता है? तो बढ़ता है। थोड़ा सा पेज को ऊपर करते हैं हम लोग। चलिए आगे है समुद्री जल में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का जो है घनत्व, जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण समुद्री जल में तैरना क्या होता है? आसानी होता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व या अपवर्तनांक कितना होता है? तो अपेक्षित घनत्व के अनुसार 3.52 या तथा अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417 होता है। जब बर्फ जल में जब बर्फ शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 भाग हमेशा क्या होता है? पानी के ऊपर रहता है। ठीक है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा पदार्थों के बीच क्या होता है? खाली स्थान होता है। ठीक है। अगर एक गिलास पानी में आप थोड़ा सा चीनी भी डालिएगा तो उसमें घुल जाएगा, जबकि पानी बराबर ही रहेगा तो कहाँ जाता है? इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ के बीच जो है आपका रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है, जो अपने अंदर क्या होता है? समा लेता है। ठीक है। आगे है नमक के घोल में अंडा तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए वो तैरता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? उसका बढ़ता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। आइए पेज थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखने में आसानी रहेगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर वो परिवर्तित रहता है, किसके कारण? तो घनत्व के कारण। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक होता है, जिसके कारण जो है लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है लेकिन पानी में वो डूब जाता है। अगला है बादल वायुमंडल में तैरता है क्योंकि वायु की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है, इसीलिए वो तैरता है। पिघलने पर बर्फ का आयतन क्या होता है? बर्फ का आयतन घटता है। और जमने पर पानी का घनत्व क्या होता है? तो घटता है। और जमने पर पानी का आयतन क्या होता है? तो बढ़ता है। अगर कोई पानी जम गया तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा। अगर पाइप में पानी जम गया तो वो पाइप को फाड़ करके बाहर आ जाती है, यही आयतन क्या होता है? उसका बढ़ता है, इसी कारण। ठीक है। तो ठंडे प्रदेशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने पर जो पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, इसीलिए जो है पाइपें फट जाती है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 होता है। ठीक है। आइए अगला टॉपिक है 18 नंबर टॉपिक है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव देखते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या होती है? पृष्ठ तनाव होती है। मेरे पास पेन टेब नहीं है, पेन नहीं है, इसीलिए हम ये है इसको कलर करते जा रहे हैं, हाईलाइट करते जा रहे हैं आप लोगों को। बस थोड़ा सा कुछ ही दिन और वेट कीजिए, उसके बाद पेन टेब आ जाएगा तो इसका डिस्कशन करने में भी ज्यादा मजा आएगा। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास कुछ लिखने वाला नहीं है तो यह सिर्फ एक क्वेश्चन का एक आंसर है, उसको ही बता रहे हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन से 5 जो है क्वेश्चन निकल कर आता है तो वो हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि अभी जो है मेरे पास पेन टेब नहीं है। बस थोड़ा सा कुछ दिन वेट कीजिए, उसके बाद जो है आपके सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करके आपको बताएंगे। ठीक है। अभी जैसे लिखने वाला है
मेरे पास उपलब्ध नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी लिखते हैं तो इधर उधर हो जा रहा है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है, तो पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के बीच है स्वसंजक बल है, इसीलिए जो है पृष्ठ तनाव का ये कारण है। अगला है गर्भपुर की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। देख रहे हैं एक सही से काम वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं। हाईलाइट वाला सही से काम कर रहा है लेकिन ये पेन इसमें काम सही से नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। चलिए द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या होती है, किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव की विमा होती है ml पर पावर -2 T पर पावर -2। द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है तो द्रव की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, घटेगा। द्रव में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं पेज नंबर आगे, लास्ट पेज नंबर देखेंगे, पेज नंबर 15, ठीक है। 10 पेज है, 10 पेज में पूरा फिजिक्स आपका खत्म है। तो आज जो है ये पहला पार्ट हम लोग देख रहे हैं और फिजिक्स का दूसरा पार्ट जो आपको कल मिलेगा, ठीक है। कल मिले या परसों मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से देखेंगे आप मार्जक यानी कि साबुन डिटर्जेंट मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। वर्षा की बूंद गोलाकार किसके कारण होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है। अगला है पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर किसके कारण मर जाता है, पृष्ठ तनाव कम होने से उनकी लार्वा जल में क्या होता है, डूबकर मर जाते हैं। समुद्रों में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है, पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। अगर कोई समुद्र में बहुत ज्यादा लहर हो रही है, अगर उसमें तेल देते हैं, ये नहीं कि मान लीजिए बहुत बड़ा समुद्र है उसमें जो है आधा लीटर 1 लीटर तेल दिए तो शांत हो जाएगा, नहीं। उसके पानी के अनुसार अगर हम उसको तेल डालते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम कर देता है, लहर शांत हो जाती है, ठीक है। तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है 20 नंबर, स्वसंजक एवं असंजक बल। स्वसंजक एवं असंजक बल, थोड़ा सा कलर राइटिंग चेंज करके देखते हैं कैसा आ रहा है, ठीक है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, स्वसंजक बल कहलाता है। दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, असंजक बल होता है। द्रव में पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो द्रवों के अणुओं के बीच स्वसंजक बल के कारण होता है पृष्ठ तनाव। जल किसी वस्तु को भिगोता है असंजक बल के कारण ही भिगोता है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर कर आते हैं किसके कारण, असंजक बल के कारण। जब कोई नाव नदी से सागर में घुसता है तो वह क्या होता है, कुछ ऊपर की ओर उठता है कुछ दूर, ठीक है। अगला टॉपिक है 21 नंबर, केशिका तत्व। केशिका तत्व आगे देखते हैं, थोड़ा सा पेज को ऊपर ले लेते हैं हम लोग, देखते हैं केशिका तत्व, ठीक है। चलिए खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तक एक समान होती है क्या कहलाती है, केश नली कहलाती है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना क्या कहलाती है, तो केशिकत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, केशिकत्व कहलाती है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण, केशिकत्व के कारण। ब्लोटिंग पेपर स्याही को जल्दी ही सूख लेता है, शीघ्र ही सूख लेता है, किसके कारण, केशिकत्व के कारण। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किसी का क्रिया के कारण ही, केशिकत्व क्रिया के कारण ही कार्य करता है। पौधे की जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है, केशिकत्व है, ठीक है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा पेज ऊपर क्यों करते हैं हम लोग। अगला है 23 नंबर टॉपिक, श्यानता। श्यानता क्या है, तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। श्यानता का गुण है केवल द्रवों तथा गैसों का। श्यानता किसका गुण है, केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है, ठीक है। आगे है द्रवों की तुलना में गैसों की श्यानता क्या होती है, कम होती है। द्रवों की तुलना में गैसों की श्यानता क्या होती है, कम होती है, ठीक है।
चलिए देखते हैं, एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होगी, तो शून्य होगी। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, घटती है। और ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है, बढ़ती है। श्यानता की इकाई क्या होता है, पॉइज होता है। श्यानता का बीमा क्या है, तो ml पर पावर -1 टी पर पावर -1। इसी तरह की श्यानता का मापन किया जाता है विस्कोमीटर से किया जाता है। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाता है, किसके कारण, श्यानता के कारण। अगला टॉपिक है 23 नंबर या 24 नंबर टॉपिक जो भी हो, प्रति आस्था क्या है। अगला टॉपिक प्रति आस्था, ठीक है, प्रति आस्था देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रति आस्था। जब किसी पिंड पर भारी बल लगाया जाता है तो उसका आकार और आकृति दोनों ही बदल जाता है। जैसे ही बल हटाया जाता है वह पूर्ववत अपने पूर्व की स्थिति में आने का प्रयास करता है। पिंड का यह गुण क्या कहलाता है, तो प्रत्यास्था कहलाता है। एकांक चित्त पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। पास्कल को ही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है, पास्कल बराबर क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे है प्रतिबल के परिमाण स्वरूप वस्तु के आकार में परिवर्तन क्या कहलाता है, विकृति कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। प्रत्यास्था गुणांक का सही मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ क्या है, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। अगला है हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थता की सीमा में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। किसके कारण, तो हुक के नियम के अनुसार। अगला है हुक का नियम क्या है, प्रतिबल बटा विकृति यानी बराबर E। हुक का नियम क्या है, प्रतिबल बटा विकृति। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये हुक के नियम के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। आइए फिर थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम लोग और थर्ड स्टेप देखेंगे पिछले। अगला है बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय आज जो है फिर 11 से 15 तक हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 11 से 15 कर रहे हैं। फिर अगला जो है 2 क्लास में पूरा फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। बायोलॉजी भी 2 क्लास में कंप्लीट हो गया है और उसके बाद बच जाएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को भी 2 क्लास में हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा। उसके बाद एमसीयू करेंगे, एमसीक्यू। ठीक है, आगे है बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होगा वहां ताप क्या होगा, कम होगा। किसके अनुसार, तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार। अगला है बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है, तो द्रव चलित दाब। अगला है बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। किसके अनुसार, तो बर्नौली के अनुसार जो है आपका गहरा जल क्या होगा, शांत बहता है, आराम से बहता है। आंधी आने पर छप्पर का होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंधी आने पर टीन की छत या छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर का वायु दाब नीचे की वायु दाब से कम होता है, इसी कारण क्या होता है, उड़ जाता है। वायुयान के ऊपर उठने एवं फुहारा कार्य किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पेज को ऊपर करते हैं। सेंट स्प्रे आधारित है तो बर्नौली के सिद्धांत पर ही आधारित है। बुनसेन बर्नर के सिद्धांत पर कार्य करता है तो बर्नौली के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। अगला है द्रव के प्रवाह की दर मापा जाता है तो वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। अगला है द्रव चालित ब्रेक यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है आपका सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, ठीक है, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति देखते हैं हम लोग। किसी पिंड की सम स्थिति को इधर से उधर गति कर तो क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। ठीक है, एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है, मात्रक सेकेंड। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज जो होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, नहीं बदलती है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकेंड का होता है। आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है तो द्रव्यमान की, किसी वस्तु के द्रव्यमान पर आवर्तकाल क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। कि कौन सा बल करते हैं, पृथ्वी को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए तो प्रत्यानयन बल। झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति अगर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, अपरिवर्तित
रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लोलक का आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है? तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है, याद रखिएगा। चलिए, पेज 11 से 15 तक कंप्लीट हुआ और हम लोग अगले क्लास में फिजिक्स का जो है कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 16 से। कितना से? पेज नंबर 16 से। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जिनको भी रिवीजन करना है, फास्ट रिवीजन करना है, तो आप लोग ये क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो और बिहार सीजीएल हो, बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए साइंस जो है सेम ही रहता है। बस किसी में क्वेश्चन कम रहता है, किसी में क्वेश्चन ज्यादा रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच आप सभी को।